सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मास हम कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां पे मास हो ही। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यहां पे ओरिजिन है, रेफरेंस है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 0, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 2/3। मान लो ये रॉड है और इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से छोटा सा x डिस्टेंस पर जाके dm का मास काटेंगे और फिर लिखेंगे x इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन? नो, काइनेटिक एनर्जी ओनली कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। Center of mass is a imaginary point where whole mass of the system of the body can be assumed there। मतलब center of mass कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जो जहां पे मास हो ही। अगर मैं चुपचाप एकदम शांत बच्चे की तरह, रामलाल की तरह मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां होगा। अगर अच्छा मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो भी वही रहेगा, क्योंकि जितना मास आगे गया उतना मास पीछे गया। अगर मैं ऐसे हो जाऊं तो बताओ, अरे रे 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 रे, बताओ ऐसे हो जाऊं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ऊपर आएगा। अगर मैं योगा करने लग जाऊं, ऐसा एकदम गोल बन जाऊं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आता है? तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मास हम कंसीडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां पे मास हो ही। इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, ये हो सकता है बॉडी के अंदर हो सकता है बॉडी के बाहर हो। ये ऑलवेज लाइज करता है ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास लाइज एट अ पॉइंट वेयर 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री विल कट। अगर किसी बॉडी में 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप बना सकते हैं, किसी बॉडी में आप 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा जहां पे 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे को कट कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास नियर टू द हेवियर ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास भारी ऑब्जेक्ट के पास होता है। इट डिवाइड मोमेंट ऑफ मास इन इक्वल पार्ट, ये मोमेंट ऑफ मास को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। जरूरी नहीं है कि सेम पॉइंट पे हो, ये सेम पॉइंट पे होता है स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर बड़ी बिल्डिंग हो, बड़े ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक साथ नहीं होता। सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट and position of center of mass depends upon choice of origin, but real meaning of center of mass independence upon the origin। अब देखो किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं पे है तो होगा, चाहे तुम कहीं से देखो, लेकिन पोजीशन की बात करोगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहां से इसका सेंटर ऑफ मास इतना होगा, यहां से बैठ के देखोगे तो इतना होगा, यहां से बैठ के देखोगे तो इतना होगा। तो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ करता है। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ करता है। सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 v1 m2 v2 बटा m1 प्लस m2। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बटा m1 प्लस m2। क्लियर है ये बात? सेंटर ऑफ मास हेवियर ऑब्जेक्ट के पास होता है। अच्छा, इन तीनों का लिखने का पैटर्न एकदम सेम होता है। हाँ, जब डिस्क्रीट सिस्टम हो, अगर कंटिन्यूअस सिस्टम हो तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते हैं? सेंटर ऑफ मास लिखते हैं r सेंटर ऑफ मास बराबर इंटीग्रेशन ऑफ r इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। यही होता है क्या? ये लिख रहा हूं, भूल तो नहीं गया मैं? अच्छा, x इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, ऐसा होता है क्या? नहीं यार, कुछ गलत लिख रहा हूं। नहीं यार, सही तो लिख रहा हूं, क्योंकि डायमेंशनली देखो तो ये इंटू ये सही है, एकदम सही है क्या? डायमेंशनली तो देख ले चचा, डायमेंशनली तो देख ले। अब देख, नीट 2020 में कैसा सवाल पूछा है, नीट 2020 में सवाल कैसा पूछा है, देखो कितना आसान सवाल पूछा है नीट 2020 में। 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द 2 ends ऑफ द रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर के रॉड से 2 ऑब्जेक्ट को अटैच किया। ये है आपका 5 kg का ऑब्जेक्ट और ये है आपका 10 kg का ऑब्जेक्ट। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg ऑब्जेक्ट, मतलब 5 kg ऑब्जेक्ट को हमने ओरिजिन मान लिया है, तो यहां से आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, यहां पे ओरिजिन है, रेफरेंस है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 0, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10, 5 प्लस
10, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 2/3। 2/3 बताओ, 2/3। अरे अच्छा 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 अच्छा, ओके, इसको तुम कन्वर्ट कर लो, मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200/3, 203/67 सेंटीमीटर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? थर्ड आएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, कई बार सवाल में बेटा शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास अगर तुमसे पूछे तो याद रखना, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर कलेक्शन ऑफ टू बॉडी है, कलेक्शन यार क्या कर रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ टू बॉडी है ना, तो यहां पे शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1 इंटू डेल्टा r1। पहला मास पहले मास में शिफ्ट इन पोजीशन, दूसरा मास दूसरे मास में शिफ्ट इन पोजीशन बटा टोटल मास, ये होगा शिफ्ट इन पोजीशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन ऑफ मास इन अ पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, अगर ऐसा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है तो इसमें सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। याद है ये बात? याद है ये बात? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। इंडिविजुअल बॉडी मे बी एक्सीलरेटेड और एट रेस्ट और मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इंडिविजुअल बॉडी की एक्सीलरेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? जीरो। अब फटाफट ये सवाल करके देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट। नहीं, अगर तुमसे पूछता ना पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है, मे और मे नॉट डिपेंड्स ऑन। अरे ये क्या है, इसमें आंसर चला जाएगा आपका 2। याद रखना बेटा, अगर तुमसे सिर्फ पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, लेकिन अगर पूछता पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो उस फ्रेम पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास पूछेगा तो इंडिपेंडेंट अपॉन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। यहां पर देखो, ये बेटा एम्स का सवाल है, क्रिकेट बैट है, इस क्रिकेट बैट को सेंटर ऑफ मास के पोजीशन से मैंने तोड़ दिया, तो दोनों टूटे हुए हिस्से का मास सेम होगा कि अलग अलग होगा? देखो, सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ मास को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है ना। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका मास इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बराबर इसका मास इंटू इसके टूटे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो भाई मेरे, अगर ये कम दूरी तक डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम तो इसका मास ज्यादा, तो इस वाले पार्ट का मास ज्यादा होगा। बॉटम पार्ट विल हैव लार्जर मास। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्या ये लॉजिक समझते हैं आप? क्या ये लॉजिक समझते हैं आप? क्या होगा आंसर? बॉटम पार्ट विल हैव लार्जर मास, हैंडल पीस हैव लार्जर मास। कुछ बच्चे बता रहे हैं, एकदम घनघोर जनता है ये, एकदम घनघोर जनता है। नेक्स्ट देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kept at a, 0 along x axis, what mass should be kept at -3, a0 so that center of mass lies at origin। सेंटर ऑफ मास तुम्हारा ओरिजिन पे रहे, इसके लिए a पर m मास है तो -3a, मतलब 3a डिस्टेंस में मास कितना रखोगे? एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास क्या करता है? मास को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि मोमेंट ऑफ मास को? मोमेंट ऑफ मास को। इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस m इंटू a बराबर इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस m डैश इंटू 3a। a से a कटेगा, m डैश इज इक्वल टू m/3 बनेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है क्या? वाह यार, मतलब जोरदार बच्चे यार, मजा आ गया, सॉल्व भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्या जोरदार बच्चे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg मास इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। मतलब 4 kg मास को रेफरेंस माना, कहां है 4 kg मास? इसको रेफरेंस मान लिया 0,0। अब पूछ रहा है आपसे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या करोगे बताओ? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए एक्स सेंटर ऑफ मास लिखोगे। पहली बात, इसको ओरिजिन मान लिया तो 4 kg का मास तो 0 पर ही है, प्लस 3 kg का मास 8 पे है तो 8,3, माइनस क्योंकि ये पीछे है 12 kg का मास 2 डिस्टेंस पर है, माइनस 6 kg का मास 12 मीटर 10 मीटर 22 मीटर पे, डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 + 2 + 6 + 3। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो, रेफरेंस से अगर पोजीशन आगे तो पॉजिटिव लोगे और पोजीशन पीछे है तो निगेटिव लोगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। ये 1 kg का ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है, 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे है और 3 kg का ऑब्जेक्ट यहां पे 3 मीटर पे है। तो यहां पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखोगे तो इतना याद रखना कि 1 kg तो तुम्हारा 0 पे है, लेकिन 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 पर है, प्लस 3 kg का ऑब्जेक्ट इधर 3 पे है, बटा टोटल मास 1 2 और 3। तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 2 5 1 6, तो ये आ जाएगा 4 और 9 13/6।
गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो वेक्टर फॉर्म में होता है। यहां पे 2i कैप आएगा और यहां पे j कैप आएगा। तो यहां पर जब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4i कैप प्लस 9j कैप डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6। ये सही होगा। क्या क्लियर है? गलती मत करिएगा। गलती मत करिएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, आई कैप जे कैप के साथ करना बेटा, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, कई बार पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, जैसे द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पार्टिकल ऑफ मास m1 3 kg 2 kg एंड 5 kg ऑफ पोजीशन वेक्टर इतना इतना एंड इतना। अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी? अब इस तरह के सवाल में तुम ऑप्शन पहले देखो। ऑप्शन देखोगे तो 1.2 आई कैप 2 आई कैप, इसमें आई नहीं है। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मैं आई जे और के तीनों का मिक्सचर नहीं देख के सिर्फ आई देख लूं, उससे काम हो जाएगा मेरा? मैं सिर्फ एक सेंटर ऑफ मास निकालूं तो 3 केजी का ऑब्जेक्ट आई पे है, मतलब 3 गुना 1, प्लस 2 केजी का ऑब्जेक्ट 2 आई पे है 2, प्लस 5 केजी का ऑब्जेक्ट आई पे है 5 गुना 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 5, 3 और 4 7 5 12 12 बटा 5 3 8 और 2 11, ये आएगा 12 बटा 11 मतलब 1.2 आई के पहला आंसर हो जाएगा। बताओ क्या कहते हो? अब ऐसे सवाल में अगर तुम्हें यह कहानी ना पता हो तो क्या तुम मजदूरी कर दोगे? हो तो ऐसे सवाल आ सकते एग्जाम में कि मतलब पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, दूसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, तीसरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, तुमको सेंटर ऑफ मास पूछा है तो उसमें एक्स निकालो। नहीं, क्या यहां पे सिर्फ एक्स निकालेंगे क्या? ना, तो कैसे पता चलेगा क्या निकालेंगे? 12 बटा 10 आएगा। हाँ 5 और 5, हाँ 10 है यार, चलो ना। वैसे भी 2i 4i तो नहीं मैच कर रहा ना, तो यही पॉइंट में मैच कर रहा था इसलिए मैंने कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऑप्शन देख के क्या सोचा ताकि मैंने एक सेंटर ऑफ मास निकाला? ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कभी डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पूछ ले, मान लो यहां पे तुम 0,0 मान लेते हो, तो एल का मास सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा, मतलब इस मास को आप L/2 पे, रॉड का सेंटर ऑफ मास बीच में होता है, इस मास को तुम यहां पे L/2 पे मानोगे, इस मास का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, हाइट आपका हो गया L और x में हो गया L/2, इस मास को यहां मानोगे तो टोटल 3 मास हो गए आपके। ये m मास L/2 पे, ये m मास L/2 जे कैप पे, ये m मास L, L/2 पे। इतना ही आपको देखना था, ठीक है? इतना ही आपको देखना था, इससे आंसर तुम्हारा थर्ड आ जाएगा। तुमने यहां पे जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही क्यों निकाला? क्या मुझे कोई भी सवाल आएगा, क्या मुझे एक्स कंपोनेंट ही देखना है? नहीं, कोई भी सवाल आएगा तो मुझे एक्स कंपोनेंट नहीं देखना है। मुझे क्या देखना है कि ऑप्शन में कौन से में अलग अलग वैल्यू दी है। जैसे शायद मैं यहां पे के भी देखता तो के है, ये 3k है, ये 3k है, तो मैं के क्यों देखूंगा? क्योंकि 3k 2 ऑप्शन में है। अगर मुझे जे देखना होता तो 4j, यहां j 1.2j, इसमें j नहीं है तो j देखता। समझ गए? तो इंटेलिजेंटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑप्शन देख के कि किसमें डिफरेंट है। स्मार्ट वर्क, समझ में आया? और यूनिट एंड डायमेंशन में भी वो काम कर जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहां पे अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, इसकी डेंसिटी है सिग्मा ऑन स्क्वायर प्लेट की, और इसकी डेंसिटी सिग्मा टू स्क्वायर प्लेट की। ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये देखना है कि अगर डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है तो इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहां पे आएगा क्या? हाँ, तो x बराबर एल आना चाहिए। ये अगर जिस ऑप्शन में जस्टिफाई हो गया वो टिक कर दो। सिग्मा बराबर सिग्मा 2 रखोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा, बराबर रखोगे तो 4 और ये तुम्हारा 2, तो इसमें मैच कर रहा। ये देखो तो 4 ये 2 इसमें मैच कर रहा, इसमें बराबर रखोगे मैच नहीं कर रहा, नहीं इसमें भी कर रहा है यार, और इसमें 4 ऊपर 2 से 2 1 नहीं कर रहा, इसमें निगेटिव में आ रहा, मतलब ये गलत होगा। अब क्या करें? तो अगर तुम सिग्मा 2 को 0 रखते हो तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे आएगा, तो सिग्मा 2 को 0 रखो। अगर ये 0 रख दिए तो ये कटेगा, L/4 गलत हो गया। अगर तुम सिग्मा 2 0 रख दिए, 1 मिनट, सिग्मा 2 को 0 रख दिए तो आएगा L/2 पर, है ना? यहां पे आ जाएगा, मतलब L/2 पे आएगा।
सिग्मा 2 को 0 रखोगे तो ये, अच्छा ये भी तो 0 होगा, यही तो मैच कर रहा, पहला मैच कर रहा। यहां पे 0 रखोगे तो ये 0 और ये इससे कटेगा 3l/2, ये गलत हो गया। मतलब पहला आंसर आपका मैच कर जाएगा, पहला आंसर आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक सवाल ये जेईई मेन 2023 में पूछा है, बिना कैलकुलेशन के अगर तुम इसका आंसर निकाल पाओगे तो मजा आ जाएगा। 2023 टाइप करके देख लेना बेटा, जेईई मेन 2023 का सवाल है ये। सवाल देखो अच्छे से। द डेंसिटी ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर गिवन बाई, ये डेंसिटी दिया है जो कि पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। फिर ए एंड बी आर द कांस्टेंट, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विल बी। तो कैसे निकालोगे? मान लो ये रॉड है और इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से छोटा सा x डिस्टेंस पर जाके dm का मास काटेंगे और फिर लिखेंगे x इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। dm की वैल्यू क्या होगी? रो इंटू dx, तो ये हो जाएगा x रो इंटू dx डिवाइडेड बाई dm की वैल्यू होगी रो इंटू dx, यही लिखेंगे। रो की वैल्यू ये पुट कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो यहां पे रो की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से, कितने मीटर का रॉड है? 1 मीटर का, तो 0 से 1 और 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर देंगे। घबराना नहीं है बेटा, सुनो, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया 0,0, एक्स पर जाके dx मोटाई का एक विड्थ काट लिया, एक्स पर जाके dx मोटाई का एक विड्थ काट लेंगे, तो इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। यहां पर x को x रहने दो, dm को लिखोगे रो इंटू dx, dm को लिखोगे रो इंटू dx, रो की वैल्यू ये दी हुई है, पुट करो, इंटीग्रेशन करके सॉल्व करो। अब इतना मुश्किल सवाल तो नीट में नहीं आएगा, इजी ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये जेईई मेन के सवाल का धजिया उड़ा के दिखा दूं क्या तुम्हें? कैसे? सुन, एक बात बता, अगर डेंसिटी तुमको दिया हुआ है, ए को अंदर ले जाओगे तो a प्लस ए बी एक्स स्क्वायर, हाँ, इसमें अगर मैं b को 0 मान लेता हूं, b तो कोई फिक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू नहीं दी, अगर b 0 होता तो ये 0 हो जाएगा, तो डेंसिटी कांस्टेंट आएगा, तो सेंटर ऑफ मास l/2 पे आना चाहिए, तो b को 0 रखो, जिसमें l/2 आएगा वही आंसर होगा। अगर यहां पे b को मैं 0 रखूं, अच्छा इसमें कुछ गलत कर दिया, a भी तो वेरिएबल है, a की वैल्यू तो पुट करनी होगी ना, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया यार, शिट, ये मुझे लग रहा है a है, यहां पे a टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, a तो रखोगे ना यार, अच्छा मान लो कि ए कट जा रहा होगा कहीं, अच्छा ए तो कट जाएगा, ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ए बाहर, ए कट जाएगा, हाँ ए कट जाएगा, तो अब यहाँ पे बी को 0 रखोगे, 3 दूना 6, 4 3 12, तो ये हाफ आएगा, ये सही है। यहाँ पे बी को 0 रखोगे, 4 दूना 8 9, 8/9 नहीं सही है, ये 0 रखो, 3 3 9/8 गलत हो गया, ये 0 रखोगे, 4 3 12, 3 दूना 6, तो ये 2 आ गया, ये गलत हो गया, पहला सही। बताओ, हाँ बिल्कुल, यहां पे क्या होगा कि रो के जगह पे रखोगे तुम a 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, और यहां पे रखोगे रो 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो a तो दोनों में कॉमन है, ये तो एक्चुअल में दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा। सही लिखा है यार, सही लिखा है। बताओ कौन सा आंसर होगा फर्स्ट? बताओ मजा आया कि नहीं एकदम, बताओ मजा आया कि नहीं एकदम, जेईई मेन का सवाल था भाई। दूसरी बात, एक बात सुनो ध्यान से, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, डेंसिटी अगर लिनियरली वेरिएबल टू एक्स है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगा, यहां से यहां के बीच में करेगा, और जस्ट अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो थोड़ा आगे जाएगा, अगर रो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो थोड़ा और आगे जाएगा। क्लियर है? एक्चुअल में ध्यान से देखो, तो यहां पे सवाल पूछा है, नीट का सवाल है, द रॉड ऑफ लेंथ एल प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस हैविंग लीनियर मास डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स देन डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मान लो कि ये तुम्हारा 0,0 है, लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मास बढ़ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेगा, मतलब l/2 से थोड़ा आगे होगा, l/2 पर तो होगा नहीं, l/4 पर तो होगा नहीं, 3l/4 एंड 2l/3, मैंने बोला थोड़ा आगे जाएगा, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में नहीं जाएगा, मतलब 2l/3 सही है, 3l/2 गलत है। अच्छा 3l/2 तो वैसे भी गलत है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, 3l/2 मतलब l से भी ज्यादा, भाई पगला है क्या, पगला है क्या, अरे ऑप्शन बनाने वाले पगला है क्या। यहां पे सेंटर ऑफ मास कितना भी लीनियर मास डेंसिटी वैरी कर लोगे, क्या रॉड से बाहर चला जाएगा? बताओ भाई, लीनियर मास डेंसिटी कितना भी वैरी कर लोगे, क्या रॉड से बाहर चला जाएगा? अरे भाई पगला है क्या,
तो भाई ये पगला है क्या? L/4 पे जाएगा नहीं, L/2 पे जाएगा नहीं, ये आंसर आएगा। बोलो अगर ऐसा सवाल पूछता है तो क्या करोगे? तो भाई मेरे पगला है रे। अब देखो रिजिड बॉडी का याद रखना कि अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग का सेंटर ऑफ मास, ये रिंग है, तो कहीं ना कहीं यहां से इसी लाइन पर होगा, आर से कम, जीरो से ज्यादा, मतलब 2r/पाई पे होता है। कहां होता है? ये तो 1/r गलत हो जाएगा, पाई r/2 ये भी आर से ज्यादा, गलत हो जाएगा। 2r/पाई आपका सही जवाब है, 4r/पाई ये भी आर से ज्यादा, गलत हो जाएगा। मान लो ये रिंग है, तो लॉजिकली तुम्हें पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों के बीच में आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आता है? क्या आपको ये बात समझ में आता है? हाँ यार बहुत इजी है ये बात तो, ये बात तो बहुत इजी है साहब। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक जोरदार तरीका है मेरे पास। क्या? सुनो ध्यान से, जोरदार तरीका सीखना है भाई? अरे ओ भाई, जोरदार तरीका सीखना है क्या? जोरदार तरीका सीखना है क्या? देखो ये है HTCCRSD, H फॉर हॉलो स्फीयर, H फॉर हॉलो स्फीयर, T है ट्रायंगुलर सीट, ट्रायंगुलर सीट, C है हॉलो कोन, पहले लिखोगे हॉलो कोन, C फॉर कोन, हॉलो कोन, फिर लिखोगे सॉलिड कोन, बस इतना याद रखना। R फॉर रिंग, S फॉर क्या रह गया? सॉलिड स्फीयर, एंड डिस्क, D फॉर डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे याद रखते हैं? ध्यान से सुनना, कैसे याद रखते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सर ये कैसे याद रखेंगे कौन कहां आएगा, यही तो तरीका है मेन। क्या? हम, H फॉर हम, तुम, चमन, चोमू, रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। देख ध्यान से, हम, तुम, चमन, चमन, चोमू, हम तुम क्या है? हम और तुम, चमन चोमू, रखेंगे, रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना चल रहा था तभी बनाया था इसको, डिस्टेंसिंग, डिस्टेंसिंग। हम तुम चमन चोमू रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहां से पता चल जाएगा कि H फॉर क्या लिखना है हमें? हॉलो स्फीयर, T फॉर ट्रायंगुलर सीट, C फॉर हॉलो कोन, फिर आएगा तुम्हारा सॉलिड कोन। ये रिंग, ये सॉलिड स्फीयर और ये डिस्क। हम तुम चमन चोमू रखेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, इतना याद हो गया? हाँ अब सुनो, हॉलो स्फीयर है तो रेडियस के टर्म्स होगा, ट्रायंगुलर सीट है तो हाइट के टर्म्स में होगा, ये हाइट के, हाइट के, ये रेडियस के, ये रेडियस के, और ये रेडियस के टर्म्स होगा। समय आ रहा लिख दो। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 3, 3, 4, देखो R R H H R R लिख दो। उसके बाद देखो 2 3 3 4, फिर 2 3 4, कुछ नहीं किया। जिसमें हाइट आना चाहिए था हाइट लिखा, जिसमें रेडियस आना चाहिए था रेडियस लिखा। उसके बाद 2 3 3 4, 2 3 4, ठीक है, एक ये समझ में आ गया, 2 3 3 4, 2 3 4। उसके बाद यहां टिक कर दो, बस यहां पुट कर दो तुम पाई 8 और 3 पाई, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब हो गया तुम्हारा यहां पर सबका सेंटर ऑफ मास। कैसे? ध्यान से देखो, हॉलो स्फीयर का होता है R/2, ट्रायंगुलर सीट का होता है हाइट बाई 3, कोन का होता है H/3, हॉलो कोन का, सॉलिड कोन का होता है H/4, रिंग का होता है 2r/पाई, सॉलिड स्फीयर का होता है 3r/8, और डिस्क का होता है 4r/3 पाई। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या डायरेक्टली भी तुम्हें याद है? हाँ, अगर मैं बात करूं हॉलो कोन का, तो हॉलो कोन में यहां खाली जगह यहां भरा है, तो मास सेंटर मास थोड़ा ऊपर होगा, देखो H/3। सॉलिड कोन में थोड़ा नीचे होगा। हम जानते हैं रिंग का होता है 2r/पाई, और डिस्क का होता है ये नेक्स्ट इवन नेक्स्ट ऑड, 2r/पाई 4r/3 पाई। वैसे याद कर लो, या जो मैंने अभी बोला है उस तरीके से देख लो। यहां पे 8 पाई नहीं होता, गलत है, 8 ही आएगा, 3r/8 आएगा। करेक्शन कर लो बेटा, कभी मैंने अगर पाई गलती से बोल दिया हो तो वो नहीं आएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, किसी भी सिस्टम से कोई मास अगर कट के बाहर निकालते हो तो रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होगा। अगर इस ट्रायंगुलर सीट में से ये मैं काट के बाहर निकालूं तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास OA लाइन पर होगा। कहां होगा? OA लाइन पर होगा। ये कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी है। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg 3 kg हैविंग एक्सीलरेशन इतना एंड इतना, देन फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत ईजी है क्या? कैसे करोगे? तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा m1 a1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे m2 a2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हम अच्छे से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पुल्ली ब्लॉक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था m2 माइनस m1 बटा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये नीट का पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्टली ऐसे सवाल आते हैं। इस पर स्क्वायर मत करना, डायमेंशन इस पर स्क्वायर करना, एक्सीलरेशन बराबर एक्सीलरेशन रहेगा। क्लियर है?
हाँ डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बॉल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड एंड अनदर बॉल ऑफ मास m थ्रोन डाउनवर्ड सो एज टू मूव फ्रीली अंडर ग्रेविटी, देन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। बताओ इसमें क्या होगा आंसर? कोई खास बात नहीं है, तुम बॉडी को कहीं भी फेंको, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी जो होगा नीचे ही होगा जी। अब इसका मास मान लो m है, इसका भी मास सेम मास है, अगर अलग मास भी रखते तो भी सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन सॉल्व करने पे जी ही आता। फॉर्मूला क्या है? सिंपल, m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहती है। मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल मे और मे नॉट कंजर्व्ड बट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल कंजर्व्ड। अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा है तो सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व होगी, इंडिविजुअल पार्टिकल पे हम कुछ ठोस बातें नहीं कह सकते, कुछ ठोस बातें नहीं कह सकते। अब ये बेटा 4 स्टेटमेंट है, इस चारों स्टेटमेंट में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। इस चारों स्टेटमेंट में आपको क्या बताना है साहब? आपको ट्रू फॉल्स बताना है। चलिए फटाफट ट्रू फॉल्स बताना है। इस चारों स्टेटमेंट में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। चारों का ट्रू फॉल्स बताइए प्लीज। चारों का ट्रू फॉल्स बताइए। इफ external force is zero then momentum of the system of center of mass will conserve। true, सही है ये तो, true। if external force is zero then kinetic energy of the system will conserve। no, false। kinetic energy system का कंजर्व कभी नहीं करता, कोई लॉ ही नहीं होता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का चेंज हो सकता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है। इंटरनल फोर्स कैन चेंज मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नो नो। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी सिस्टम। यस, एक्सप्लोजन में होता है। मोमेंटम सिस्टम का इंटरनल फोर्स से चेंज नहीं होगा, लेकिन सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंटरनल फोर्स से चेंज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब देखो, इंटरनल फोर्स कैन चेंज, बताओ। लीनियर मोमेंटम बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। सेकंड आंसर। इंटरनल फोर्स कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी बट नॉट लीनियर मोमेंटम। क्या आंसर हो जाएगा? दूसरा। Which of the following statement is correct? Kinetic energy of the system can be changed without change its momentum। Yes, नहीं हो सकता। Kinetic energy of the system can be changed without change its momentum। सही है, करेक्ट पूछा है तो पहला सही है। Kinetic energy of system cannot be changed without changing its momentum। ऐसा थोड़ी ना है, कह रहा काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो सकता बिना मोमेंटम को चेंज किए। क्यों नहीं हो सकता भाई? काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, मोमेंटम वेक्टर होता है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंज इट्स। अरे भाई, बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम। अरे भाई, बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बोला नहीं, कैब है एनर्जी बोला। एनर्जी तो कोई सा भी हो सकता है। गजब चोमू बनाया यार चौथे ऑप्शन में। बच्चा चौथा ऑप्शन को पकड़ के ना बैठ सकता है। क्यों? सोचने लगा अरे भाई बॉडी बोला है, बॉडी कैन नॉट हैव एनर्जी विदाउट हैव मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना बोला है। यहां काइनेटिक एनर्जी लिखा है, यहां तो भाई बिना मोमेंटम के कोई भी एनर्जी नहीं होगी क्या? चौथा तो एकदम गलत है। बच्चा एकदम इमोशनल हो जाता, हो बॉडी मोमेंटम। अबे लोल, ये देख, टू पार्टिकल ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो पहले भी सिस्टम रेस्ट में था और बाद में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। क्या पूछा है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। देखो, जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज होगा। जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तभी सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज होगा। क्या आंसर होगा? डी। सेल following parabolic path explode somewhere in its flight, then center of mass of the fragment will move along same parabolic path, along same parabolic path। देखो, पहले parabolic path पे जा रहा था, अब इंटरनल फोर्स की वजह से टूटा, तो इंडिविजुअल पार्टिकल कहीं भी जाए लेकिन सेंटर ऑफ मास तो उसी पैराबोलिक पाथ पे जाएगा ना बेटा। सेंटर ऑफ मास तो उसी पैराबोलिक पाथ पे जाएगा ना। बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्या हो रहा है भाई? फिर से रामलाल मच्छर बन के आ गया। क्यों परेशान कर रहा है यार रामलाल? बॉडी ये रहा मार दूंगा, जिंदा जला दूंगा तुम्हें, चुपचाप बैठे रहो। नेक्स्ट देखो भाई, अ बॉडी फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर द ग्रेविटी ब्रेक्स इनटू टू पार्ट ऑफ अनइक्वल मास, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्ट। अरे यार, शिफ्ट हॉरिजॉन्टली नहीं, डज नॉट शिफ्ट हॉरिजॉन्टली। यस भाई, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा
तब तक सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा। देखो सॉरी, एक्सटर्नल फोर्स था ना ग्रेविटी, तो ग्रेविटी तो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना शिफ्ट हो जाएगा। वर्टिकल अगर वेलोसिटी है तो वर्टिकल है ना, वेलोसिटी है भी तो वर्टिकल है ना भाई मेरे। नेक्स्ट देखो, अच्छा सवाल है क्या, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली, चाइल्ड इज स्टैंडिंग वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली मूविंग विथ अ स्पीड v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये v स्पीड से चल रहा है, तो ट्रॉली भी चल रहा होगा और चाइल्ड भी चल रहा होगा v से। इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द अदर, अब चाइल्ड दौड़ना शुरू कर दिया कुछ स्पीड u से, चाइल्ड दौड़ना शुरू कर दिया, पगला गया, u से दौड़ना शुरू कर दिया, तो चाइल्ड पे किसी ने पत्थर मारा था क्या? नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स चाइल्ड प्लस ट्रॉली पे कितना लगा? 0। तो सेंटर ऑफ मास चाइल्ड प्लस ट्रॉली का कितने वेलोसिटी से जाएगा? जितने पहले से जा रहा था। अब क्या पूछा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ट्रॉली प्लस चाइल्ड। अरे भाई वो तो v से ही जाएगा ना, क्योंकि पहले v से जा रहा था तो अभी भी v से जाएगा। क्लियर है क्या? कुछ बच्चे कह रहे हैं 0, अरे पहले से सिस्टम मोशन में है रामलाल। देख इधर, पर्सन ऑफ मास m standing on the one end of the plank of mass capital N and length L and floating in a water, then person moves from the one end to another end and stop, then displacement of the plank is। ये सवाल ऐसा है कि मान लो कैपिटल M मास और N लेंथ का प्लैंक है और बाबू भैया यहां खड़े हैं। अब बाबू भैया भाग के यहां पहुंच जाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो प्लैंक थोड़ा सा पीछे जाएगा। चेंज क्या नहीं होगा? दोनों के नेट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर रहेगा, दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास एक ही लाइन पर रहेगा। तो बताओ मास का कितना, सॉरी मैन का कितना मास आगे शिफ्ट किया? स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स। प्लैंक कितना पीछे शिफ्ट किया? तो प्लैंक का मास m इंटू एक्स शिफ्ट किया। अगर मैं प्लैंक का मास x मानूंगा, इसको सॉल्व करके प्लैंक का शिफ्ट x निकालोगे तो ये आ जाएगा क्या आंसर? बताओ तो कौन सा आएगा? सॉल्व करना पड़ेगा यार, करते हैं। स्मॉल m l ऊपर होगा, स्मॉल m पहला जवाब आ जाएगा। क्या ये पता है आपको? देखो मैन का शिफ्ट इन मास और प्लैंक का शिफ्ट इन मास आपको इक्वल करना है। अच्छा इसमें धोखा देने वाला भी एक सवाल होता है, क्या? पूरी कहानी लिख देंगे एकदम तगड़ा कि पर्सन ऑफ मास 55 kg 65 kg रिस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड्स ऑफ द बोट इफ लेंथ ऑफ द बोट इज इतना मीटर एंड वेट ऑफ द बोट इज इतना, 55 kg मैन weight up to the 65 kg man and sit with him, then boat is in still water, then center of mass of the system will shift। भाई center of mass ही तो कहीं नहीं जाता, यही तो कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाता, यही तो कंसेप्ट है बेटा। सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाता, यही तो कंसेप्ट है। अब देखो बेटा, ऐसे सवाल नीट में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। क्या है सवाल? अच्छे से देखो सवाल क्या है। सवाल कुछ ऐसा है कि बॉडी ऑफ मास 3m, एक 3m मास की बॉडी है, रेस्ट में है, एक्सप्लोड इनटू 3 आइडेंटिकल पीसेस, 2 ऑफ द पीसेस मूव विथ स्पीड v। अब 3 आइडेंटिकल पीस में जब टूटेगा तो m और m में ही टूटेगा। अगर इसमें से 2 पीसेस v वेलोसिटी से एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, देन डायरेक्शन ऑफ सॉरी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। एक बात बताओ, पहले मोमेंटम कितना था? 0। तो टूटने के बाद फाइनल मोमेंटम भी क्या रहना चाहिए? 0। mv से आगे जा रहा है, ये mv से ऊपर जा रहा, तो नेट मोमेंटम इधर होगा √2mv। ठीक है सर। तो इस मास की वेलोसिटी अगर v डैश में नीचे मानूं तो क्या मैं लिख सकता हूं इन दोनों का नेट मोमेंटम जितना ऊपर है, थर्ड का नेट मोमेंटम उतना नीचे होना चाहिए सेंटर ऑफ टोटल मोमेंटम 0 करने के लिए। √2mv, mv √2mv बीच में बराबर mv डैश, m से m कटेगा, v डैश आ गया √2v। अब सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी कितना डेवलप हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सारे की काइनेटिक एनर्जी ऐड कर देंगे। सारे की काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m(v²), दूसरे की होगी हाफ m(v²), तीसरे को होगी हाफ m √2v का v², 2v²। यहां से m/2 कॉमन निकाल लो, v² भी कॉमन निकाल लो, हाफ mv² कॉमन निकालो तो 1 + 1 + हाफ mv², यहां पे 2 बचेगा, 2 + 1 3 और 4, 4/2 2mv² आंसर है। बच्चे 3mv² कह रहे हैं, कुछ गलत सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच्चे 3mv² कह रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगा, तुम्हारे घर का पता दे दो, कुरियर करा दूंगा बेटा। हाँ कुरियर की क्या कहते हैं उसको, सुव्यवस्था, मतलब अच्छी व्यवस्था है ना कुरियर करने की।
सुगम व्यवस्था है। A stationary part explode into two particle of mass m1 and m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2. Then ratio of their kinetic energy. Kinetic energy, दो पार्ट अगर अपोजिट पार्ट में टूटता है उसका मोमेंटम सेम होगा, और मोमेंटम सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो m2/m1 होगा, m1/m2 नहीं होगा। यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, m2/m1। क्लियर है? पीडीएफ घर भिजवाऊंगा ना, एड्रेस लिखना अपना फटाफट। चलो ये वैसा ही सवाल है, कर लोगे। AIPMT 2005 का सवाल है, ध्यान से देखना। अ बॉम्ब ऑफ 30 kg, 30 kg का बॉम्ब है भाई साहब, भयंकर। रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस ऑफ मास 18 kg एंड 12 kg। 18 kg और 12 kg मास में ये दोनों टूटा। इफ वेलोसिटी ऑफ 18 kg 6 मीटर पर सेकेंड, 18 kg की वेलोसिटी मान लो कहीं भी आगे या पीछे है 6 मीटर पर सेकेंड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर पार्टी, इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं p²/2m। हाँ सर लिख सकते हैं। p की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 18 × 18 × 6 × 6 बटा 2 × 12। तो 6 दूना 12 और 2 से इसको काटोगे तो 9, 2 से इसको काटोगे तो 9, तो 9 में 81 × 6, 81 × 6, तो ये हो जाएगा 6, 8 × 6 48, 486 जूल। ये 446 जूल आंसर हो गया। यहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी को लिखा p²/2m और मोमेंटम मैंने इसका ले लिया, जबकि काइनेटिक एनर्जी तो इसका निकाल रहा हूं। ऐसा क्यों बताओ? आंसर रट के काम नहीं चलेगा भैया, आंसर रट के काम नहीं चलेगा। तुम ध्यान से मुझे सोच के बताओ, ये पार्टिकल था रेस्ट में और ये दो हिस्से में टूटा। अब कई बच्चे यहां पे ना बाद में लेक्चर देखने आएंगे कभी और कमेंट करेंगे, जा मास्टरवा गलत कर दे लई, यहां पे काइनेटिक एनर्जी लिखा, काइनेटिक एनर्जी लिखा सेकेंड पार्ट का और मोमेंटम फर्स्ट का उठा लिया, मास्टर गलत कर दे लई। ओ भाई साहब मास्टर पगला गे लई, गलत कर दे लई मास्टर। बताओ क्या मास्टर ने सच में गलत किया है? क्या मास्टर सच में गलत किया है? क्या मास्टर सच में गलत किया है? नहीं, क्योंकि जब एक पार्टिकल टूट के दो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाता है। तो सेकंड की काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं तो पहले की मोमेंटम उठा लूंगा, कोई बात नहीं। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों? IIT 84, RIPMT, UPSC सेट, भाई साहब कर लो, कलेक्टर बन जाओगे। सवाल कर लो, ये सवाल करते सही कलेक्टर बन जाओगे तुम डायरेक्ट। हाँ करो। A shell fired from the cannon with a velocity v meter per second at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point, its path exploded into two pieces. दो पीस में टूटा of equal mass. One of the pieces retrace of its path of the cannon and the speed in meter per second of the other pieces immediately after the explosion is. मतलब मान लो कि 2m मास का पार्टिकल था, मास नहीं दिया इनिशियल, मान लो इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल में फेंका। जब ये मैक्सिमम हाइट पे था तो दो हिस्से में टूट गया m और m। एक पार्टिकल पाथ को रिट्रेस किया, तो पाथ को रिट्रेस करने के लिए एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी u cos थीटा पीछे होगी तभी पाथ को रिट्रेस करेगा। तो दूसरे वाले पार्ट की वेलोसिटी बताओ, करो करो करो, ध्यान सुनो। जब ये 2m मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसका मोमेंटम होगा 2m u cos थीटा, हाँ या ना? होगा। इसका मोमेंटम होगा -mu cos थीटा प्लस m इंटू वी डैश। -mu cos थीटा इधर आएगा तो 3mu cos थीटा इज इक्वल टू m v डैश। m से m कटेगा तो 3u cos थीटा होगा। फर्स्ट आंसर आ रहा, मुझे लग रहा तुम सही करोगे। दो लग रहा है। अब भाई साहब पहले तो तुम सॉल्व कर रहे थे, अब तुम दो लग रहा है भाई साहब थक गए रे। पहले तो सॉल्व करके आंसर निकाल रहा था, अब कह रहे सर दो लग रहा है। अब लगने से थोड़ी ना होता भैया। चलो ये करो, क्या है? स्टेशनरी बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू, कर लोगे, होमवर्क दे देता हूं। मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, दो पार्टिकल परपेंडिकुलर का है, बहुत इजी है। मैन ऑफ 50 kg मास स्टैंडिंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस एट द हाइट ऑफ 10 मीटर। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे कुछ सवाल पूछे ना तो मजा आ जाएगा, देखना।
A man of 50 kg mass standing in a gravity free space of height 10 मीटर। नीचे ग्रेविटी फ्री स्पेस में 10 मीटर पे यहां पे एक मैन है, ठीक है। कितने केजी का मैन है? 50 केजी। He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे 0.5 kg का एक स्टोन है जिसको 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका है साहब ने। When the stone reaches the floor, जब स्टोन फ्लोर पर पहुंचेगा, जब स्टोन फ्लोर पर पहुंचेगा, then distance of the man above the floor will be, तो मैन का डिस्टेंस फ्लोर से ऊपर कितना होगा ये पूछा। बेटा यहां पे आप यूज करेंगे शिफ्ट इन मासेस का कंसेप्ट। एक्सटर्नल फोर्स 0 लगा तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं शिफ्ट नहीं करेगा। 0.5 kg जब यहां पहुंचा तो 0.5 kg कितना नीचे गया सर? 0.5 इंटू डिस्टेंस 10 मीटर नीचे गया। तो 50 kg का आदमी कितना ऊपर जाएगा? 50 इंटू एक्स। 0 से 0 कटेगा, 5 से 0.5 काटोगे तो x बराबर 0.1, मतलब मैन 0.1 ऊपर जाएगा। तो ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा? 10.1। ये आंसर आ गया सर, ये एक लाइन में आंसर आ गया। हाँ, इसका सॉल्यूशन इथरनेट पे देखना, इसका सॉल्यूशन इथरनेट पे देखना, मजा आ जाएगा। कैसे करेंगे सर? 2 मीटर पर सेकंड की तो कोई यूज ही नहीं किया आपने, नहीं, इंटरनेट पे करते हैं एकदम मजेदार तरीके से। कोलिजन की बात हम करते हैं जब, तो कोलिजन इज अ इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर देन 2 बॉडी इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज 0। एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 लगेगा तो चाहे किसी भी तरह का कोलिजन हो, सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, याद रखना। मोमेंटम ऑफ m1 इज कंजर्व्ड? नो। मोमेंटम द सिस्टम ही कंजर्व्ड? यस, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन? नो, काइनेटिक एनर्जी ओनली कंजर्व्ड बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। क्लियर है बात? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन की वेलोसिटी की बात करेंगे तो बेटा बहुत लॉजिकल तरीके से मैंने बताया था कि देखो, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, और ई का फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। याद रखना क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये होता है फॉर्मूला। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो, पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी, देखो पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी बटा टोटल मास, ऊपर क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2। पहले ऑब्जेक्ट की मास यहां लिखेंगे, प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कितने लोगों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहता है बिना किसी कंफ्यूजन के? अगर v2 लिखोगे तो बताओ क्या होगा? u2 बटा m1 प्लस m2 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2 देखो ना यहां गलत कर दिया मैंने, m2 माइनस m1, क्योंकि 2 है तो पहले 2 आएगा। 2 m1 u1 बटा m1 प्लस m2। कितने लोगों को ये याद रहता है बताओ? इलास्टिक कोलिजन में लिखोगे तो फाइनल वेलोसिटी बराबर होगा m1 माइनस ई m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस e प्लस 1 m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये मुझे सिर्फ अकेले को याद है कि तुम्हें भी याद है बताओ? ये मुझे सिर्फ अकेले को याद है कि तुम्हें भी याद है बताओ? मुझे अकेला ही याद है कि तुमको भी याद है? ये हमको भी याद है तो बहुत आसान होता है। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी चिपक जाती है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वही कोलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी रहती है। देखो m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। क्लियर है? अच्छा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ये आता है हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो प्लस आएगा u1 प्लस u2, दूर जा रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो u1 माइनस u2 लिखोगे। अगर 1 माइनस ई स्क्वायर लिखोगे, अगर इस केस में पूछ रहा है, इस केस में पूछ रहा है तो ई की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास। जब दो ऑब्जेक्ट जिसका सेम मास हो उसका इलास्टिक कोलिजन हम करते हैं तो उनका वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल ट्रांसफर। अच्छा, दोनों बातें लिख दिया मैंने, तो बड़ा सा थोड़ा सा ये कर देता हूं, 2 पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट है। क्या ये पॉइंट है? ध्यान से सुनिएगा, ये याद रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेम मास,
इलास्टिक कोलिजन सेम ऑब्जेक्ट मास का होता है तो वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल ट्रांसफर। क्या ये बात याद रहेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर थ्योरम कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तभी ट्रांसफर होता है जब दोनों की मास क्या रहे? सेम रहे। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन में फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट अगर पूछे तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी होता है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी बटा टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है 4n बटा 1 प्लस n का होल स्क्वायर, वेयर n इज द रेशियो ऑफ मासेस। चाहे कोई भी मास बड़ा हो, जितना बड़ा होता है वो लिखते हैं। रिटेन काइनेटिक एनर्जी बाई टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है n माइनस 1 बटा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस पर सवाल पूछे है क्या? हाँ, नीट 2020 में सवाल पूछा है क्या? अ बॉडी ऑफ मास 4m कोलाइड विथ मूविंग विथ mu कोलाइड विथ अनदर बॉडी ऑफ मास 2m। अगर एक 4m का ऑब्जेक्ट जाके 2m के मास से कोलाइड करता तो कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा? बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा? 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 8 बटा 9। कितने लोगों को ये रिजल्ट डायरेक्टली याद है? अच्छा, पता है इसी साल जेई मेन में भी ये सवाल पूछा। लो भैया करो। What percent of kinetic energy of a moving particle is transferred to the stationary particle when it strike with a stationary particle of 5 times mass? ये जेई मेन 2023 का सवाल है। जेई मेन 2023 का सवाल है, करो। जेई मेन 2023 का सवाल है बेटा। नोट्स भेज दूंगा ना, कुरियर कर दूंगा। नोट्स कुरियर कर दूंगा। यहां पे बता पहले, ये जेई मेन 2023 का सवाल है भैया। क्या? 4n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 100। देखो 4n की वैल्यू बोलो 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 36 गुना 100, यही तो होगा। हेड ऑन इलास्टिक, सही है यार। हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 से कटेगा 36 तो 9 लिख सकते हैं, और 9 से काटूंगा तो 11 लिख सकते हैं। 11 मल्टीप्लाई 5 55 हो जाएगा, तो 55.5 थर्ड आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बताओ मजा आया कि नहीं आया भाई? थर्ड आंसर। मुझे तो देख के मजा आ गया, मजा आ गया। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg moving with speed 5 meter per second collide directly with another mass of 3 kg moving with same direction with a speed of 4 meter per second. Coefficient of distribution is 2/3. Then find velocity after collisions. निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के यहाँ पे पुट कर देना है, आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। ये सवाल सॉल्व करो। क्या है? बॉल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड हेड ऑन विथ द सेकेंड बॉल ऑफ मास m एट रेस्ट। तो तुमसे कोलिजन के बाद इसकी और इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है। आराम से सुनना। अगर पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी लिखोगे तो पहले ऑब्जेक्ट का मास माइनस ई इंटू दूसरे ऑब्जेक्ट का मास बटा टोटल मास m प्लस m इंटू पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v। दूसरा ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहां से m बाहर निकाल के काटोगे तो 1 माइनस ई बटा 2 इंटू वी आंसर आएगा। 1 माइनस ई बटा 2 इंटू आंसर आएगा। पहला आंसर आ गया। देखो भाई, पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। स्टील बॉल ए और बी ऑफ मास 10 kg एंड 10 ग्राम। अच्छा, एक 10 kg का है, दूसरा 10 ग्राम का है। रोल्स टुवर्ड्स ईच अदर विथ अ स्पीड 5 and 1 मीटर पर सेकेंड। अब साहब ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है 5 से, और ये 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये चल रहा है 1 से। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बीज, बी मतलब 10 ग्राम छोटे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पूछिए। बेटा याद रखना, या तो फॉर्मूला से डायरेक्ट कर लो, या छोटे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगा बड़े वाले की चेंज नहीं होगा। छोटे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बड़े वाले का डबल, मतलब 5 इंटू 10, और ये अपना घटा लेगा तो माइनस ऑफ -1, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहा था, तो 11 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर आप चाहते हैं तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली ये केस मैंने बताया हुआ है आपको। कितने लोगों को समझ आया कि देखो, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत बड़ा है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास बहुत छोटा है, उसमें जब कोलिजन होता है तो बड़े वाले का वेलोसिटी चेंज नहीं होता, और छोटे वाले की जो वेलोसिटी होती है बड़े वाले की डबल -1 होती। क्लियर है? जेई मेन 2023 का एक सवाल करो, मैं समझ जाऊंगा कि कोलिजन तुम्हें आ गया, मैं समझ जाऊंगा कोलिजन तुम्हें आ गया। करो भाई, क्या है सवाल?
A body of mass 1 kg collide head-on elastically with a stationary body of mass 3 kg. After collision, a smaller body reverse its direction of motion and move with speed 2 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, स्मॉलर कौन था 1 kg. ओके, देन इनिशियल स्पीड ऑफ द स्मॉलर बॉडी विल बी. ओके, तो 1 kg का 3 kg से टकराया जो 3 kg रेस्ट में था. 3 kg तुम्हारा रेस्ट में था. 1 kg का पार्टिकल गया यू से और टकराने के बाद पीछे आ गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड से. तो यू की वैल्यू पूछिए. कितना आसान है सोच. कोलिजन कैसा है? इलास्टिक. कोलिजन इलास्टिक. कितना आसान है सोच. पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 2 बराबर पहले ऑब्जेक्ट का मास 1 माइनस 3 बटा 1 प्लस 3 इंटू पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू. ये हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4. 4 इधर ले जाओ तो 8. 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू -2 इंटू यू. 2 से 2 कटेगा. यू बराबर -8 मीटर पर सेकेंड. मतलब अगर ये बैकवर्ड को तुम निगेटिव लेते हो तो यू 8 आंसर आ जाएगा. खत्म. अरे 4. ओह, कैसा घनघोर बायोलॉजी हूं मैं. 3 + 1 4. बच्चे ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं. मास्टर पागल हो गया है. यू बराबर 4 मीटर पर सेकेंड. सॉरी 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 शक्तिमान. 4 मीटर ये आएगा. कोई कुछ नहीं. 8 किसका आया था? पागल हो गया. 8 किसी का नहीं आ रहा. 8 किसी का नहीं आ रहा. चलो, ये थ्योरेटिकल सवाल है, इस पे मैंने करा दिया. अब 2D के सवाल कुछ करा देता हूं. 2D के सवाल करा देता हूं जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे करने होते हैं. चलो ये कर लो. एक किसी का 8 नहीं आया है. पागल है क्या? कोई नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा. 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास m ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली, देन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी. सबसे पहले देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसमें पूछेगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है. तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बेटा होता है हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव का होल स्क्वायर. ये आएगा आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. 2 पार्टिकल ऑफ ईच ऑफ मास m ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2 कोलाइड परफेक्टली इलास्टिक, लॉस इन काइनेटिक. जब कुछ नहीं दिया तो दोनों को सेम डायरेक्शन में चलता हुआ मानोगे. तो हाफ m इंटू m 2m. तो यह आएगा m/2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. तो m/4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, रिलेटिव वेलोसिटी का होल स्क्वायर. 1/4 m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर. सेकंड आंसर आ जाएगा. वायर. क्या जोरदार बच्चे. मास ऑफ 16 kg मूविंग विद स्पीड इतना कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी मास ऑफ 4 kg एज अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन 2 मास स्टिक. स्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंपोजिट सिस्टम विल बी. देखो ये लॉस नहीं पूछा है, कंपोजिट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पूछा है. इसमें ध्यान रखना कि m1 u1 से चल रहा है, m2 u2 से चल रहा है. कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगा कॉमन वो होगा m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2. उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या होगी वो पूछी है यहां पर. उस तरीके से सॉल्व करेंगे. जेईई मेन 2015 का सवाल है. क्या? पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन एक्स एक्सिस. सुनना ध्यान से. पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन एक्स एक्सिस विथ स्पीड 2u हिट बाय another particle of mass 2m moving in y direction with a speed u. If the collision is perfectly inelastic, then percentage loss in energy during the collision is. Percentage loss in energy during the collision is. ये सवाल आपको करना है. फटाफट देखिए. सबसे पहली बात, m मास का पार्टिकल u 2u से इधर जा रहा और 2m मास का पार्टिकल बेटा u से इधर जा रहा. एक बात बताओ, क्या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों चिपक जाएंगे? हाँ सर, दोनों चिपक के किसी वेलोसिटी से जाएंगे. अब दोनों चिपक जाएंगे तो टोटल मास कितना होगा? 3m. अब जो वेलोसिटी से जाएंगे वो वेलोसिटी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी होगी क्या? और वो कैसे? देखो सोचो अच्छे से. एक बात बताओ, ये पार्टिकल इधर जा रहा, ये ऐसे आके कोलिजन हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं. कोलिजन से पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम रहेगी. और दोनों चिपक गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से तो जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वही इसकी कॉमन वेलोसिटी होगी. और वो होगा बेटा m इंटू 2u मतलब 2mu i कैप. 2mu i कैप 2mu i कैप 2m इंटू u j कैप 2mu j कैप बटा 3m. ये डायरेक्ट वेलोसिटी आ गया. अब इसका m कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा 2/3 u i कैप प्लस 2/3 u j कैप. इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो 2√2
बाई 3 आ जाएगा। अब बोला है लॉस इन एनर्जी, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। तो भाई परसेंटेज लॉस इन एनर्जी निकालने के लिए फाइनल एनर्जी निकालो, इनिशियल एनर्जी निकालो, बटा इनिशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालो, डेल्टा के ई बटा इनिशियल के ई मल्टीप्लाई 100 कर दो, यहां से लॉस इन एनर्जी आएगा। तो वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कोलिजन हो रहा है वो 2D हुआ है। आ जाएगा क्या यार आंसर, देखना पड़ेगा एक बार। कोलिजन यहां पे कैसा हुआ है? 2D हुआ है। चलो करके देखते हैं एक बार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m 2u का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ 2m इंटू यू स्क्वायर। ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई सिस्टम की जो पहले थी। इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करोगे ध्यान से सुनना अच्छे से। हाफ एम दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो हाफ m कॉमन निकाल लोगे तो ये होगा 4u स्क्वायर प्लस हाफ m कॉमन निकाल लोगे ये होगा 2u स्क्वायर, 4 2 6u स्क्वायर, तो ये हो गया 6/2 3mu स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ 3m इंटू इसका स्क्वायर होगा 4 इंटू 2/9, तो 2 से 2 कटेगा, 3 से काटोगे 3 आ गया, तो ये होगा 4/3mu स्क्वायर। तो डेल्टा के ही क्या आ जाएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 4mu स्क्वायर बाई 3 और 3mu स्क्वायर, तो डेल्टा के ही आ जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल। इसको ध्यान से कर लेना एक बार। वो हेड ऑन कोलिजन में लागू होता है, ये 2D कोलिजन है। ये क्या है? 2D कोलिजन है। थोड़ा लेंदी सवाल है, जेईई मेन का सवाल है तो थोड़ा लेंदी होगा ही। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए। On frictionless surface, a block of mass capital M moving with speed v collide elastically with another block of same mass capital M, which is initially at rest. After the collision, if block moves at an angle theta to its initial direction and has speed v/3, then second block of the velocity is। अब ये सवाल AIPMT 2015 का है। कैसा कोलिजन है? तो पूरे सवाल में कहीं तुम्हें पर्क लगा कि इलास्टिक है? हाँ, ये रहा ना। इस वर्ड को ढूंढना बहुत जरूरी है। देखो, m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा और एक m मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यही था क्या? m इज इनिशियली एट रेस्ट। कोलिजन के बाद एक m मास का ऑब्जेक्ट थीटा एंगल पे गया, कितने स्पीड से? v/3 से। दूसरा का स्पीड कितना होगा ये पूछा है। बेटा जब भी 2D इलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन 1D हो या 2D, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बराबर इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर बाई 9 प्लस हाफ mv डैश का स्क्वायर। m/2 कटेगा, ये v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू v डैश का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 8v स्क्वायर बाई 9 का रूट, मतलब 2√2 बाई 3v। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। जैसे ये सवाल है, ये मेंस 2011 का सवाल है, ये 2D का कोलिजन है, कुछ मत करो। कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछा है, तुम कुछ मत करो, या तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, है ना, इनिशियल मोमेंटम बराबर वेक्टर के साथ फाइनल मोमेंटम कर दो, यहां से आंसर आ जाएगा। या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लो ना, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, बहुत इजी है।